students, a very warm welcome to today's session. Today we'll be continuing from where we left, chapter 6. We'll be covering the second part of this chapter, which majorly deals with animal tissues. So starting with the epithelial tissue. So basically, the covering of our organs, of the body parts, is made up of this particular tissue. Epithelial tissue forms the covering. It is a protective tissue. It is protective in nature and it forms the covering of various organs, various cavities that are present in our body. It also forms a barrier to keep different systems separate from each other. दो बॉडी के सिस्टम्स के बीच में एक बैरियर रहे, वो एक दूसरे से सेपरेट रहे, दैट इज ऑल्सो इंश्योर्ड बाय एपिथेलियल टिश्यू. कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलता है एपिथेलियल टिश्यू? लेट अस लुक एट द एग्जाम्पल्स. द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज द स्किन. Our entire skin forms a protective covering that covers our body. That is epithelial tissue. Lining of the mouth is epithelial tissue. Lining of blood vessels, lung alveoli and kidney tubules all are made up of epithelial tissues. तो जहाँ पे भी किसी organ, किसी cavity को cover करने की बात आएगी, कवरिंग या प्रोटेक्टिव लेयर की बात आएगी, द टिश्यू इन्वॉल्व्ड इज गोइंग टू बी एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यूज की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, दे आर टाइटली पैक्ड विद ईच अदर. इनके बीच में, टिश्यूज के बीच में ज्यादातर स्पेसेस नहीं प्रेजेंट होती. तो देयर आर ऑलमोस्ट नो intercellular spaces that you will see. There are no intercellular spaces that is present. Epithelial tissue जो है वो एक continuous sheet के form में हमें देखने को मिलेगा, one after the other with no intercellular space in between. Different type of epithelial tissues यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं. दो ब्रॉड कैटेगरीज में मैं अगर एपिथेलियल टिश्यू को डिवाइड कर पाऊं, आई कैन डिवाइड इट इनटू सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू. सिंपल और स्ट्रैटिफाइड में डिफरेंस क्या है? सिंपल और स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू में ये डिफरेंस है कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यू विल बी मेड अप ऑफ ओनली वन लेयर ऑफ सेल्स. ये एक लेयर के फॉर्म में ही प्रेजेंट होगा, मल्टीपल स्टैकिंग ऑफ लेयर्स नहीं होगी. ऐसा नहीं होगा एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, तीसरा लेयर. नो, देयर विल बी वन सिंगल लेयर ऑफ टिश्यू इन सिंपल एपिथेलियल. वहीं अगर हम स्ट्रैटिफाइड की बात करें, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम में देयर विल बी स्टैकिंग ऑफ द लेयर्स. लेयर बाय लेयर हमें ये टिश्यू देखने को मिलेगा. इट इज नॉट अ सिंगल लेयर, इट इज नॉट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल लेयर, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल लेयर्स, राइट? तो बेस्ड ऑन कि कितनी लेयर्स प्रेजेंट है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ लेयर्स, वी डिवाइड इट इनटू सिंपल एंड स्ट्रैटिफाइड. अब शेप कैसा है एपिथेलियल टिश्यू का, उसके बेसिस पे हम फर्दर एपिथेलियल टिश्यू को डिवाइड कर सकते हैं. स्क्वोमस, स्क्वोमस जो शेप होती है दैट इज अ फ्लैटेंड शेप, राइट? चपटी शेप होगी सेल्स की, फ्लैटेंड सेल्स होंगी ये. वहीं अगर हम बात करते हैं दूसरे टाइप के, देयर इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम जिसमें क्यूब शेप्ड सेल्स होंगी, राइट? Cubed shaped cells will be present. There is columnar epithelium जिसमें column like cells present होंगी, right? तो ये जो हैं different shapes, different sizes में epithelial cells present होते हैं based on कि ये क्या function perform कर रहे हैं. Cells का shape या tissue का shape क्यों different है? पूरी बॉडी में हम सिर्फ स्क्वोमस टिश्यू या सिर्फ क्यूबॉइडल या सिर्फ columnar क्यों नहीं देख रहे हैं? राइट, दिस इज क्यूबॉइडल, दिस इज कॉलुमिनर. क्यों नहीं देख रहे हम सेम तरीके के टिश्यूज बॉडी में? बिकॉज बॉडी में हर पार्ट का
कुछ डिफरेंट फंक्शन है, कुछ डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अब स्क्वैमस टिश्यू हर फंक्शन तो परफॉर्म नहीं कर सकता, या कॉलुमिनर, क्यूबॉइडल, इसलिए एज पर देयर रिक्वायरमेंट, एज पर द फंक्शन दैट दे आर सपोज टू परफॉर्म, ये डिफरेंट सेग्रीगेशन ऑफ एपिथेलियल सेल्स हमें देखने को मिलेंगी। राइट नाउ एपिथेलियल टिश्यू का स्ट्रक्चर अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो एपिथेलियल टिश्यू जो है वो अंडरलाइंग टिश्यू से सेपरेटेड होता है बाय अ membrane known as the basement membrane. It is an extracellular fibrous membrane which is known as the basement membrane, जिससे epithelial tissue जो underlying tissue है उससे separated होता है। right? अब अगर हम बात करें blood vessels की या lung alveoli, ये जो surfaces हैं यहाँ पे exchange देखने को मिलता है। alveoli में there is exchange of gases, राइट, ब्लड वेसल्स में कैपिलरीज हो गया, इसमें एक्सचेंज ऑफ ब्लड होगा। तो जहां पे भी एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस होगा वहां पे एक बहुत थिन लेयर का प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर लेयर थिक होगी तो दिस एक्सचेंज विल बिकम डिफिकल्ट। थिन लेयर के थ्रू एक्सचेंज होना या चीजों का इन एंड आउट होना ईजियर है एज कंपेयर टू अ थिक लेयर। तो ऐसी जगहों पे जहां पे एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस इन्वॉल्व है, जैसे कि ब्लड वेसल्स है, एल्वियोलाई है, यहाँ पे फ्लैट टाइप का एपिथेलियम, सबसे थिन एंड फ्लैट टाइप का एपिथेलियम प्रेजेंट होता है विच इज नोन एज सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सिंपल का मतलब है बस वन लेयर ऑफ सेल्स है, और स्क्वैमस हमें बता रहा है कौन से टाइप की, कौन सी शेप की सेल है। स्क्वैमस मतलब फ्लैट सेल्स प्रेजेंट है, सिंपल मतलब वो फ्लैट सेल्स जो हैं वो एक ही लेयर में प्रेजेंट है, मल्टीपल लेयरिंग नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल टेल्स अस दैट ओनली वन लेयर इज प्रेजेंट, देयर इज नो स्टैकिंग ऑफ लेयर्स, एंड स्क्वैमस टेल्स अस द शेप दैट दे आर फ्लैटेंड सेल्स। राइट, नेक्स्ट, सिंपल स्क्वैमस epithelial cells are extremely thin, जैसे कि I discussed with you, and form a delicate lining. Right? Example और esophagus and lining of mouth are also covered with squamous epithelium. 4 examples हमारे पास हो गए। alveoli की lining, right, blood vessels की lining, esophagus and the lining of the mouth, all of them are simple squamous epithelium. Skin जो है वो भी squamous epithelium की बनी है, but skin हमारी एक protective layer है। सबसे पहले जो हम एक्सटर्नल सराउंडिंग्स में प्रेजेंट है, सबसे पहले जो बॉडी का पार्ट इज एक्सपोज्ड टू द एक्सटर्नल सराउंडिंग्स इज स्किन। तो skin needs to be very protective in nature. It should be very resistant to wear and tear. तो even though squamous epithelium से बना है skin, but एक layer will not be sufficient. तो skin में जो squamous epithelium present है वो multiple layers में present है, and because it is present in multiple layer, we call it stratified squamous epithelium. स्ट्रैटिफाइड यहाँ हमें बता रहा है कि जो टिश्यू है वो मल्टीपल लेयर्स में प्रेजेंट है। राइट, अब मैंने आपको बताया था फंक्शन के अकॉर्डिंग, फंक्शन के बेसिस पे चेंज होती रहेगी सारी कहानी। व्हेन अब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन अकर, जहां पे भी अब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन की रिक्वायरमेंट है वहां पे टॉल एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होंगी। टॉल एपिथेलियल सेल्स का क्या मतलब है? कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। कॉल्यूमिनर एपिथेलियम जो है वो इस तरीके की टॉल सेल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जैसे कि इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन। इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन रिक्वायर्ड होता है, दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज प्रेजेंट देयर। राइट, द कॉल्यूमिनर एपिथेलियम फैसिलिटेट्स मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर। अब कुछ जगहें ऐसी होती है जहां पे मूवमेंट की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हम देखते हैं कि कॉल्यूमिनर एपिथेलियम के एजेस पे, सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, इसके एजेस पे हम देखेंगे न्यूमरस सीलिया प्रेजेंट होंगे।
राइट। सीलिया क्या है, वी ऑल नो दे आर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस जो कि मूवमेंट या मोशन में हेल्प करते हैं। सो कॉल्यूमिनर सेल्स के एक एज पे सीलिया प्रेजेंट होंगी एंड सच टाइप ऑफ एन एपिथेलियम, इसका क्या फंक्शन होगा, बिकॉज ये सीलिया मूव कर सकते हैं, इनकी मूवमेंट से ये म्यूकस को आगे पुश करके क्लियर कर सकते हैं इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सिलिया होने का यहाँ पे क्या रोल है, रोल ये है कि सिलिया मूवमेंट के थ्रू दे कैन पुश द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट। अब है तो कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, बट कैसा कॉल्यूमिनर एपिथेलियम है जिसके एजेस पे सिलिया लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या बन गया, इसका नाम बन गया सिलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। बहुत सिंपल है, जो भी फंक्शन है या लेयर है या साइज है उसके बेसिस पे आपका एपिथेलियम का नाम होगा। क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात करें तो क्यूब शेप्ड सेल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। दे फॉर्म द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, जहां मैकेनिकल सपोर्ट रिक्वायर्ड है। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम मेजरली किन जगहों पे प्रेजेंट होगा, जहां पे मैकेनिकल सपोर्ट रिक्वायर्ड है। एपिथेलियल सेल्स जो हैं दे कैन ऑल्सो फॉर्म ग्लैंड सेल्स। ग्लैंड सेल्स क्या है, सेल्स दैट कैन सिक्रीट सर्टेन सब्सटेंसेस, जो कुछ सब्सटेंसेस को सिक्रीट कर सकती हैं, दैट आर नोन एज ग्लैंड सेल्स। सो कभी कभी जो एपिथेलियल सेल्स हैं दे बिकम सिक्रीटिव इन नेचर एंड दे कैन गेट कन्वर्टेड टू ग्लैंड सेल्स। तो जब भी एपिथेलियल सेल्स सिक्रीटिव इन नेचर हो जाते हैं दे कैन बी known as gland cells. So sometimes a portion of the epithelial tissue folds inwards and a multicellular gland is formed. This is known as glandular epithelium. और इसका function क्या होगा, इसका function होगा secretion of substances. Epithelial tissue के बाद जो next category of animal tissue है that is connective tissue. Connective tissue नाम से ही पता चल रहा है किन्हीं दो बॉडी पार्ट्स या ऑर्गन्स या सिस्टम को कनेक्ट कर रहा है, राइट। कनेक्टिव टिश्यू लूजली स्पेस्ड होते हैं और ये एक मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन अ मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स जेली लाइक भी हो सकता है, फ्लूइड भी हो सकता है, रिजिड भी हो सकता है। ब्लड अगर हम देखें, ब्लड इज लिक्विड, इट इज फ्लूइडिक, तो ब्लड का जो मैट्रिक्स है इट इज लिक्विड। बट अगर हम बोन की बात करें, ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू है, बोन भी कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड फ्लूइडिक है, लिक्विड ही है क्योंकि उसका मैट्रिक्स लिक्विड है। बोन जो है वो हार्ड है, रिजिड है, क्यों, क्योंकि उसका मैट्रिक्स जो है वो डेंस एंड रिजिड है, राइट। तो मैट्रिक्स के डिफरेंस की वजह से आप देख सकते हो कि कितना डिफरेंस आ जाता है कनेक्टिव टिश्यू की कॉम्पोजिशन में। Now, the nature of the matrix depends on the function of the particular connective tissue. क्या मैट्रिक्स होगा, किस तरीके का मैट्रिक्स होगा, वो फंक्शन पे डिपेंड करता है। ब्लड का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ अब्सॉर्ब्ड फूड थ्रू आउट द बॉडी। अब कोई रिजिड या सॉलिड चीज तो ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकती, मूव नहीं कर सकती, सॉलिड चीज तो एक जगह पे ही रहेगी, फ्लूइडिटी शो नहीं करेगी। तो ब्लड का मैट्रिक्स फ्लूइडिक होना जरूरी है। अब बोन का क्या फंक्शन है, बोन हमारा स्केलेटन फॉर्म कर रहा है, इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड अस मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट। तो बोन का मैट्रिक्स लिक्विड लाइक नहीं हो सकता, इट हैज टू बी रिजिड, इट हैज टू बी स्ट्रॉन्ग। तो कनेक्टिव टिश्यू का क्या मैट्रिक्स होगा वो डिपेंड करेगा कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ब्लड हैज अ फ्लूइडिक लिक्विड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड के अंदर जो मैट्रिक्स है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। एंड क्या क्या सेल्स प्रेजेंट है ब्लड के अंदर, रेड ब्लड सेल्स दैट आर आल्सो नोन एज रेड ब्लड कॉर्प्यूसिल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्प्यूसिल्स एंड प्लेटलेट्स। तो ये तीन चीजें जो हैं वो ब्लड के अंदर या सेल्स जो है ब्लड के अंदर प्रेजेंट होंगी। प्लाज्मा में इसके अलावा कुछ प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड हॉर्मोन्स भी प्रेजेंट होते हैं।
ब्लड का क्या फंक्शन है? इट फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट्स गैसेस, डाइजेस्टेड फूड्स, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, बोन, another type of connective tissue. It forms the entire framework of the body. It provides supports to many organs of the body. It anchors muscles, supports the organs of the body, and it is a strong and non-flexible tissue. Strong and non-flexible इसलिए है क्योंकि जो bone का matrix है वो काफी strong and dense होगा. It is not fluidic, it is not flexible. Bone cells are embedded in a hard matrix that is composed of calcium and phosphorus compounds. तो जो bone का hard matrix होता है वो किन main compound से बना होता है? किन दो main compound से बना होता है bone का matrix? Calcium and phosphorus compounds. तभी कहते हैं we should have food rich in calcium to enhance bone strength, right? अब दो बोन्स आपस में कनेक्टेड डायरेक्टली नहीं होंगी. दो बोन्स अगर डायरेक्टली आपस में कनेक्टेड होंगी, फ्रिक्शन की वजह से देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट विल बी कॉज्ड. तो टू बोन्स कनेक्ट होती हैं एक दूसरे से विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू व्हिच इज नोन एज लिगामेंट. तो बोन टू बोन को कौन कनेक्ट करता है? बोन टू बोन को कनेक्ट करता है लिगामेंट. लिगामेंट इलास्टिक होता है बट एट द सेम टाइम इट हैज कंसिडरेबल स्ट्रेंथ. इलास्टिसिटी का मतलब ये नहीं है कि वो वीक टिश्यू होगा. इट इज इलास्टिक एज कंपेयर्ड टू बोन्स. Bones is a very rigid structure. Ligament as compared to bone is not that rigid in nature, but it is still having considerable strength. Ligaments contain very little matrix and connect bones with bones, right? तो bone to bone connection हमने देख लिया through ligaments. अब bone to muscle का connection अगर देखें, bone to muscle connect करता है एक और type का connective tissue which is tendons. Tendons जो हैं they connect muscles to bones. They are a fibrous tissue with great strength but limited flexibility. तो tendons की जो flexibility है वो limited होगी. They are not very flexible. Next, another type of connective tissue, कार्टिलेज हैज वाइडली स्पेस्ड सेल्स. तो कार्टिलेज में आप देखोगे सेल्स जो हैं उनके बीच में बहुत सारी स्पेसेस प्रेजेंट होंगी. तो दिस इज द मैट्रिक्स, दीज आर द सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स एंड इनके बीच में काफी सारी स्पेसेस प्रेजेंट होंगी. जो कार्टिलेज का मैट्रिक्स है इट इज ऑल्सो अ सॉलिड मैट्रिक्स एंड इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर्स, राइट. सो कार्टिलेज हम देखते हैं यहाँ पे हमारे एयर पे, इट इज नॉट एज रिजिड एज bones, it is a little flexible but at the same time it is not completely fluidic. एकदम fluidic नहीं है, थोड़ा सा hard है but flexible है, right. Cartilage smoothens bone surfaces at joints, right. तो joint पे bone की surface को smooth हो जाए थोड़ी सी, वहां पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है स्पेशली एट द जॉइंट्स ऑफ द बोन. इसके अलावा कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होगा? नोज, राइट. टिप ऑफ द नोज आप देख सकते हो, इसको भी आप मूव कर सकते हैं थोड़ा सा. एयर, ट्रैकिया एंड लैरिंक्स. Another type of connective tissue, areolar connective tissue, it is found between skin and muscles and around blood vessels and nerves and also in the bone marrow. ये क्या करता है? ये एक तरह का filling टिश्यू है. इट इज अ फिलिंग कनेक्टिव टिश्यू. ये जो स्पेसेस होती हैं इनसाइड द ऑर्गन्स उनको फिल करता है. सो इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स एज वेल एज इट सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स. इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है एंड हेल्प्स इन द रिपेयर ऑफ टिश्यूज एज वेल. टिश्यू के रिपेयर में भी हेल्प करता है. द लास्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट वी विल बी स्टडिंग हियर इज
फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू. एडिपोज टिश्यू क्या है? दे स्टोर फैट इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लोब्यूल्स. फैट ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में कहाँ स्टोर होता है? एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है. तो दे आर फैट स्टोरिंग टिश्यू, राइट. इट इज फाउंड बिलो द स्किन and between internal organs. The cells of this tissue are filled with fat globules and because it stores fat, जो भी टिश्यू फैट स्टोर करेगा बच्चों, इट इज गोइंग टू एक्ट like an insulator, right? So because adipose tissue stores fat, it acts like an insulator as well. Next category of connective tissue is muscular connective tissue. Muscular connective tissue consists of long elongated cells that are known as muscle fibers. तो जो muscular tissue की cells हैं जिससे टिश्यू बनता है उनको हम मसल फाइबर्स बोलते हैं. एंड जितने भी मूवमेंट है हमारी बॉडी में, चाहे वो एक्सटर्नल या इंटरनल मूवमेंट हो, समवेयर और द अदर मस्कुलर टिश्यू इज इन्वॉल्व्ड. मसल सेल्स मूव कैसे करते हैं? देयर वी नो दैट देयर इज we can move because the muscle cells contract and relax. Contraction and relaxation होती है muscle cells में, but वो कैसे होती है, क्यों होती है? तो muscles में special proteins present होते हैं जिनको हम contractile proteins कहते हैं. These proteins are known as contractile proteins and ये contract and relax करते हैं जिनकी वजह से movement cause होती है. अब मसल टिश्यू को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. एक कैटेगरी ये है जो अभी जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, आई कैन मूव माई हैंड अकॉर्डिंग टू माई विल, आई कैन स्टॉप अकॉर्डिंग टू माई विल. तो जैसे हमारे लिम्स हैं, वी कैन मूव देम व्हेन वी वांट, वी कैन स्टॉप व्हेन वी वांट. तो ऐसे मसल्स जिनका कंट्रोल हमारे विल के ऊपर है, those type of muscles are known as voluntary muscles, right? These muscles are also called skeletal muscles क्योंकि ये हमारी bones से attached होते हैं, right? These muscles, voluntary muscles, are also called skeletal muscles because they are attached to our bones and they help us to move. इनका अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, देयर इज प्रेजेंस ऑफ ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स. अगर हम इन मसल्स को स्टेन करेंगे एंड इफ वी विजुअलाइज देम अंडर अ माइक्रोस्कोप, वी विल रियलाइज दैट देयर आर ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स प्रेजेंट. These striations मतलब stripes, right? We can see यहाँ पे it is visible that there are certain stripes that are present on these muscles. इस alternate dark and light band की वजह से the muscle looks striped. तो ऐसे मसल्स को हम स्ट्राइटेड मसल्स भी बोलते हैं. वॉलेंट्री मसल्स, स्केलेटल मसल्स, स्ट्राइटेड मसल्स, सेम थिंग. सो कैसे शेप होती है इन मसल सेल्स की? द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग, दे आर सिलिंड्रिकल, राइट? दे आर अनब्रांच्ड, कहीं पे भी आपको ब्रांचिंग नहीं मिलेगी इन सेल्स में. एंड दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, मीन्स दैट दे हैव मोर देन वन न्यूक्लियाई प्रेजेंट इनसाइड द सेल. नेक्स्ट टाइप ऑफ जो मसल सेल्स हैं, हमारी बॉडी में मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं है. अगर ब्लड वेसल्स अभी कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स कर रही हैं इनसाइड माय बॉडी और फूड इज मूविंग इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज समथिंग आई कैन नॉट कंट्रोल. वो मैं चाह के रोक भी नहीं सकती, स्टार्ट भी नहीं कर सकती. तो ऐसे मूवमेंट्स जो होते हैं, जो हमारे विल या हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं होते हैं, दे आर कैरिड आउट बाय इनवॉलेंट्री मसल्स. इनवॉलेंट्री मसल्स को हम स्मूथ मसल्स भी कहते हैं क्योंकि ये दिखने में एकदम स्मूथ होते हैं. स्मूथ होने का क्या मतलब है? इनमें कोई स्ट्राइप्स या स्ट्राइएशंस या ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स प्रेजेंट नहीं होते. पिछले वाले स्केलेटल मसल्स में हमने देखा था स्ट्राइप्स प्रेजेंट थी. स्मूथ मसल अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल दे डू नॉट हैव एनी स्ट्राइप्स प्रेजेंट ऑन देम, राइट?
और कहाँ पे मिलते हैं हमें ये मसल्स? दे आर फाउंड इन द आई, इन द यूरेटर्स एंड ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स। शेप कैसे होगा? दे आर स्पिंडल शेप्ड, इस तरीके का कुछ शेप होता है, एंड दे हैव पॉइंटेड एंड्स। जो इनके एंड्स होंगे आप देखेंगे वो पॉइंटेड या टेपरिंग इज द वर्ड दैट वी यूज, दे हैव टेपरिंग एंड्स, एंड दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड। यूनिन्यूक्लिएटेड मतलब एक सिंगल न्यूक्लियस ही एक सेल में प्रेजेंट होगा, एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अनस्ट्राइटेड मसल्स। लास्ट टाइप ऑफ जो मस्कुलर टिश्यू है दैट इज कार्डियक मसल, द मसल्स ऑफ द हार्ट, right? They show rhythmic contraction and relaxation throughout the life. Again they are involuntary muscles because हमारे कंट्रोल में कब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कब रिलैक्स कर रहा है, वो चीज नहीं है, राइट? इनके अगर हम शेप देखें, दे आर सिलिंड्रिकल, दे आर ब्रांच्ड, दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड, एंड आपको यहाँ पे भी स्ट्राइप्स हल्की सी दिखेंगी, ब्रांचिंग दिखेगी। देखो, दिस हैज ब्रांच्ड हेयर, here it has branched, so यहाँ पे branching देखने को मिलेगी। so we can say it is a mix between voluntary and involuntary के characteristics। कुछ characteristics skeletal muscles के हैं, कुछ characteristics smooth muscles के हैं। लास्ट टाइप का जो टिश्यू है दैट इज द नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू है हमारी बॉडी में। जितने भी स्टिम्युलस है उसके ट्रांसमिशन के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी, एंड ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जितने भी नर्व्स प्रेजेंट है दे आर कंपोज्ड ऑफ दिस नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू की जो इंडिविजुअल सेल है उसको हम नर्व सेल या न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन का टिपिकल स्ट्रक्चर ये है, इट कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी। सो दिस इज अ सेल बॉडी, इट हैज अ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन इट, इट हैज साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इन इट, एंड वी कैन सी दैट देयर आर सर्टन ब्रांचेस दैट अराइज फ्रॉम इट। दीज ब्रांचेस आर नोन एज डेंड्राइट्स, राइट? एक जो लॉन्गेस्ट प्रोसेस अराइज होगा, दिस इज नोन एज axon, which further terminates into nerve ending. So this is a typical structure of a neuron. Each neuron has a single long process called the axon. So this is the axon, and many short branched parts called the dendrites. So these here represent the dendrites, right? Many nerve fibers, they come together to make a particular nerve, and they transmit impulses, electrical impulses from one part of the body to another, and that is how we are able to control and coordinate different types of processes that are taking place within our body. So this is all for this particular chapter, and I'll see you all in the next class.